हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो बाकी चैप्टर्स में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपने परसेंटेज को बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आई डोंट थिंक कि आपको डीआई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। डीआई में परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये बात तो समझ में आ गई कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले हमें समझना हो कि परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब है बेस 100। जैसे आपको कहीं अगर 12% दिख जाए तो इसकी बेस वैल्यू होगी 100, मतलब 12/100। ऐसे ही अगर कहीं आपको 50% दिखे तो इसका मतलब है 15/100। अगर कहीं 20% दिखे तो इसका मतलब है 25/100। अगर कहीं आपको 50% दिखे तो इसका मतलब है 50/100, मतलब 1/2। अगर किसी नंबर का परसेंटेज पता हो तो उसकी हम फ्रैक्शनल वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई परसेंटेज की कि उसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये उठता है कि आखिर हम परसेंटेज पढ़ते क्यों हैं? क्या बिना परसेंटेज के हमारा काम नहीं चल सकता? इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हमें इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा। मान लो दो फ्रेंड्स हैं, कबीर एंड सेकेंड जो फ्रेंड है वो है मोहित। ये दोनों दो अलग अलग एग्जाम देते हैं। कबीर का जो पेपर है वो 500 नंबर का है एंड जो मोहित का पेपर है वो टोटल 600 नंबर का है। कबीर जो है इस एग्जाम में 500 में से 400 नंबर पाता है और वही मोहित 600 में से 450 नंबर पाता है। अगर आप इन दोनों के नंबर को कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि मोहित ने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं जबकि कबीर मोहित से कम मार्क्स पाया है। बट नंबर को कंपेयर करने से आप ये नहीं बता सकते कि किसने एग्जाम में बेटर परफॉर्म किया है, क्योंकि देखने में तो लग रहा है मोहित ने बेटर परफॉर्म किया है कबीर से। बट अगर आप इनके टोटल मार्क्स को देखो तो कबीर ने 500 में से 400 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं जबकि मोहित ने 600 में से 450 मार्क्स ऑब्टेन किया है। क्योंकि यहाँ पे टोटल मार्क्स अलग अलग हैं तो नंबर के बेसिस पे ये बताना पॉसिबल नहीं है कि किसने बेटर परफॉर्म किया एग्जाम में। सो इस केस में हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ताकि हमें कंपैरिजन करने में हेल्प मिले। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें कबीर ने जितने मार्क्स पाए हैं वो उसको रखना होगा न्यूमरेटर में एंड जो टोटल मार्क्स हैं उसको हमें डिनोमिनेटर में रखना होगा एंड इस पूरी वैल्यू को करना होगा 100 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली मोहित ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको न्यूमरेटर में रखेंगे एंड टोटल मार्क्स को डिनोमिनेटर में, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल एंड 5 से ये जाएगा 20 टाइम्स। यहाँ से हमें परसेंटेज वैल्यू मिलेगी 80%। एंड सिमिलरली अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो तो ये जाएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल एंड 15 से ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स। सो यहाँ से परसेंटेज वैल्यू हमें मिलेगी 75%। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना काफ़ी इजी है क्योंकि ये दोनों वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कबीर का स्कोर है 80% एंड मोहित का स्कोर है 75%। सो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि कबीर जो है वो बेटर परफॉर्म किया है मोहित से। अगर यहाँ पे हमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो हम इन दोनों वैल्यूज़ में कभी भी कंपेयर नहीं कर पाते। यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी
कि परसेंटेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप बड़े से बड़े नंबर को छोटे से छोटे नंबर से कंपेयर इजीली कर सकते हो। आई होप आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब मान लो 3 फ्रेंड्स हैं, विराट, साहिल एंड सिमरन। ये तीनों एक ट्रिप पे जाते हैं। विराट के पास है 150 रुपीज़, साहिल के पास है 50 रुपीज़ एंड सिमरन के पास है 200 रुपीज़ एंड तीनों का जो सम है वो है 400 रुपीज़। मतलब टोटल अमाउंट है इनके पास 400 रुपीज़। अब अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, विराट के पास जो अमाउंट है वो साहिल से कितना ज़्यादा है, यहाँ हमें परसेंटेज वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हमें देखना होगा विराट के पास साहिल से कितना अमाउंट ज़्यादा है। तो विराट के पास साहिल से 100 रुपीज़ ज़्यादा हैं, तो ये हो गया 100 अपॉन, क्वेश्चन में कंपैरिजन हो रहा है साहिल से, मतलब जिससे भी कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है साहिल से, उस वैल्यू की हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन 50 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए। 50 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 200%। अगर इसी क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाता, साहिल के पास जो अमाउंट है वो विराट से कितना कम है, साहिल के पास विराट से 100 रुपीज़ कम अमाउंट है। यहाँ पे साहिल को कंपेयर करा जा रहा है विराट से, जिससे भी कंपेयर किया जाएगा वो वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में। विराट के पास अमाउंट है 150 एंड हमें चाहिए परसेंटेज वैल्यू, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। 50 से ये जाएगा 2 टाइम्स एंड ये जाएगा 3 टाइम्स, ये वैल्यू आएगी 66.66%। अब अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि साहिल के पास सिमरन से कितना अमाउंट कम है, तो ये अमाउंट कम है 150। यहाँ पे कंपेयर सिमरन से किया जा रहा है, मतलब किससे कम है, तो सिमरन से। अमाउंट लिखेंगे जितना कम है एंड जिससे कम है वो है सिमरन 200 एंड यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके हम सिंपली परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ये वैल्यू आएगी 75%। साहिल के पास जो अमाउंट है वो सिमरन से 75% कम है। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिमरन के पास जो अमाउंट है वो साहिल से कितना ज़्यादा है, सो साहिल से ज़्यादा है 150 एंड जिससे ज़्यादा है वो है साहिल। साहिल के पास अमाउंट है 50, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाले अगर हम, तो ये वैल्यू आएगी 300%। सिमरन के पास जो अमाउंट है वो साहिल से 300% ज़्यादा है। तो सिंपली इस तरीके से आप इजीली बता पाओगे कि किसके पास कितना परसेंट अमाउंट ज़्यादा है एंड कितना परसेंट अमाउंट कम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज को हमें इस क्वेश्चन के थ्रू समझना होगा। राम की इनकम है 15,000 एंड उसकी इनकम जो है 20% से इंक्रीज कर जाती है। अगर हम राम की इनिशियल इनकम निकालें तो वो है 15,000 एंड वो इंक्रीज होती है, मतलब 50,000 पे इंक्रीमेंट हो रहा है 20% का, तो ये वैल्यू आएगी 20 अपॉन 100। 50,000 का 20 300 एंड 300 रुपीज़ ऐड हो रहा है, मतलब जो न्यू वैल्यू आएगी वो होगी 50,000 प्लस 300, मतलब जो न्यू वैल्यू आएगी वो आएगी 50,000 प्लस 3,000 रुपीज़, मतलब 80,000 रुपीज़। इसकी आप रेशियो निकालो, ये वैल्यू होगी 5 एंड 6। ये तो हो गया बेसिक मेथड, बट अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें केवल वैल्यू पता है, इनिशियल वैल्यू है 50,000। सो इस इनिशियल वैल्यू से, अगर इस इनिशियल वैल्यू को हम 100% मान लें
एंड ये इंक्रीज हो रही है 20% से। सो न्यू वैल्यू जो आएगी वो आएगी 120%। अगर आप इन दोनों की भी रेशियो निकालोगे तो वैल्यू आएगी 5:6। बट हमें ये वैल्यू चाहिए 120% ऑफ 15,000 करना होगा। ये वैल्यू आ जाएगी 18,000। अब अगर आप 120% की वैल्यू निकालोगे फ्रैक्शन में तो ये वैल्यू आएगी 6/5। मतलब इनिशियल वैल्यू से न्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 6/5 इंटू इनिशियल वैल्यू करना होगा। परसेंटेज चेंज ऑलवेज डिपेंड करता है रेशियो पे। इनिशियल वैल्यू से न्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले रेशियो निकालना होगा। अगर आपने ये फाइंड कर लिया कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है एंड किस रेशियो में हो रहा है तो आप इनिशियल वैल्यू से न्यू वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। सो अगर आपको इतने कैलकुलेशन से बचना है तो आप डायरेक्ट ये निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर कहीं आपको 20% दिखे तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। ये हम सबको पता है, बट इसका रियल मीनिंग क्या होता है? ये वैल्यू जो 1 है वो इस 5 का 20% है। देखो कैसे, ये वैल्यू 5, इसका अगर आप 20% निकालो ये वैल्यू आएगी 20/100 एंड ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 1 टाइम्स, ये वैल्यू आ गई 1। तो मैंने यही तो बोला, ये जो वैल्यू 1 है वो इस 5 का 20% है। अगर आप 45% निकालो तो ये वैल्यू आएगी 9/20। ये जो वैल्यू 9 है वो इस 20 का 45% है। अगेन इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये 45% का मतलब 45/100 एंड अगर आप 20 का 45% निकालो ये जाएगा इससे 5 टाइम्स एंड 5 से ये जाएगा 9 टाइम्स, 9 वैल्यू आ गई। मतलब ये जो वैल्यू 9 है वो इस 20 का 45% है। अगर आप 30% निकालो तो ये वैल्यू आएगी 3/10। सिमिलरली ये जो वैल्यू 3 है वो इस 10 का 30% है। अगर कोई आपसे ये बोले कि किसी नंबर को 20% से इंक्रीज किया जाता है मतलब 5 पे 1 का इंक्रीमेंट, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि वो वैल्यू 6/5 के रेशियो में इंक्रीज होगी? अगर कोई वैल्यू 45% से इंक्रीज हो रही है तो क्या हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते कि वो वैल्यू 29/20 से इंक्रीज करेगी? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई वैल्यू 30% से इंक्रीज कर रही है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो वैल्यू 30/10 के रेशियो में इंक्रीज करेगी। अगर आप पिछला ही एग्जाम्पल लेके देखोगे उसमें 15,000 को 20% से इंक्रीज किया जा रहा था। अगर आप किसी वैल्यू को 20% से इंक्रीज करोगे तो वो 6/5 के रेशियो में इंक्रीज होगी। मतलब जो न्यू वैल्यू आएगी वो आएगी 6/5 इंटू 15,000। ये वैल्यू हमें मिली थी 18,000 के इक्वल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई वैल्यू 20% से इंक्रीज कर रही है तो हम डायरेक्ट 6/5 टाइम्स उस वैल्यू का लेंगे तो हमें न्यू वैल्यू इजीली मिल जाएगी 20% इंक्रीज करने के बाद। वैसे ही अगर कोई भी वैल्यू किसी भी परसेंटेज से इंक्रीज कर रही है तो उसकी हम फ्रैक्शनल वैल्यू के थ्रू कैलकुलेशन को काफ़ी इजी करके उसकी इंक्रीज वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मान लो कोई वैल्यू 30% से डिक्रीज कर रही है तो हमें फाइंड करना है कि डिक्रीज होने के बाद वैल्यू कितनी आएगी। तो इस केस में हमें सिंपली करना होगा कि इस 10 में से इस 3 को माइनस करना होगा क्योंकि 10 का 30% है 3। सो यहाँ से वैल्यू आएगी 7 एंड
टोटल वैल्यू है 10 एंड यहाँ पे होगा इनिशियल वैल्यू। यहाँ से हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो डिक्रीज होने के बाद आएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मान लो 200 को आप 10% से इंक्रीज कर रहे हो, तो इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू कितनी होगी हमें पता है। 10% का मतलब है 10/100 मतलब 1/10 एंड इंक्रीज करना है 10% का मतलब यहाँ पे वैल्यू होगी 11/10 इंटू इनिशियल वैल्यू, ये वैल्यू होगी 220। अगर इसी वैल्यू को 10% से डिक्रीज कर दिया जाए, 10% का मतलब है 1/10 एंड ये डिक्रीज हो रहा है 10% से। 1 जो है इस 10 का 10% है, मतलब 10% डिक्रीज करने के बाद वैल्यू आएगी 9/100 एंड इंटू इनिशियल वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 180। इसी तरीके से अगर आप मान लो 300 को 70% से इंक्रीज कर दिया जाए, तो इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आएगी 70% का मतलब होता है 7/10, इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू आएगी 70/10 इंटू 300, ये होगा 510। अगर इसी वैल्यू को हम 70% से डिक्रीज कर दें, ये वैल्यू आएगी 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 3/10 इंटू 300, 90 वैल्यू मिलेगी हमें। इस तरीके से हम परसेंटेज चेंज की हेल्प से बहुत ही आसानी से वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, जिससे हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा एंड हमारा टाइम भी काफ़ी सेव होगा। अब तक हमने परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इस पे हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो समझ में आ जाए। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और ये उसी कॉन्सेप्ट पे है जो अभी हमने पढ़ा। लक्ष्मण की इनकम है 20,000, उसकी इनकम को 25% से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उसकी न्यू इनकम क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। 25% का मतलब है 1/4, उसकी इनकम को 25% से इंक्रीज किया जाता है, 4 पे इंक्रीज हो रहा है 1 का, तो ये हो जाएगा 5/4 एंड इंटू हो जाएगा इनिशियल वैल्यू जो है 20,000, 4 से ये जाएगा 5 टाइम्स एंड ये हो जाएगा 5,000, ये वैल्यू हमें मिलेगी 25,000। मतलब 25% इंक्रीज करने के बाद लक्ष्मण की जो इनकम होगी वो हो जाएगी 25,000। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगर x प्लस 23% ऑफ 400 में 160 को ऐड किया जाता है तो हमें वही नंबर मिलता है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अर्थमेटिक का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना होगा एंड कोशिश करना कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ के ही समझ सको, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा जा सके। अगर आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, क्वेश्चन में जो जो चीज़ें जैसे जैसे बोली जाए बस वैसे वैसे स्टेप फॉलो करते जाना, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में x प्लस 23% ऑफ 400 में हमें ऐड करना है 160 को, तो रिजल्ट में जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू खुद है जो है 400।
बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है एंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। सो 1/100 करोगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 4 टाइम्स। 4 से अगर आप पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 40 टाइम्स एंड ये जाएगा 100 टाइम्स। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी x + 23 + 40 = 100। ये वैल्यू आएगी x = 60 - 23 मतलब 37। ये तो हो गई वैल्यू x की। हमें फाइंड करना है x - 27% ऑफ 750। यहाँ से x - 27 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 10% ऑफ 750। 750 का 10% होगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। पी के पास 75 ऑरेंजेस हैं एंड क्यू के पास जितने ऑरेंजेस हैं वो पी से 6.25% कम है। अगर क्यू के पास जितने संतरे हैं उसमें से 31.25% ऑरेंजेस पी को दे दें तो पी के पास क्यू से कितने परसेंट ज़्यादा ऑरेंजेस हो जाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले लिखते हैं पी के पास ऑरेंजेस हैं 75 एंड क्यू के पास जितने ऑरेंजेस हैं वो पी से 6.25% कम है। हमें पता है 6.25% की वैल्यू होती है 1/, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/16। मतलब क्यू के पास जो ऑरेंजेस होंगे वो पी से 6.25% ज़्यादा होंगे, मतलब 70/60 एंड पी के पास है 75। क्योंकि 60 का 6.25% ज़्यादा वैल्यू होगी 17। इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आएगी 79.69। बट यहाँ पे बात हो रही है ऑरेंजेस की, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 80 ले सकते हैं। अब क्यू जो है अपने में से 31.25% ऑरेंजेज पी को दे देता है, मतलब पी के पास पहले से 75 ऑरेंजेज हैं एंड उसमें ऐड हो जाएंगे क्यू के पास है 80, मतलब क्यू का 31.25%। परसेंटेज को हटा के हम डायरेक्ट 100 लिख सकते हैं। ये जीरो से ये जीरो गया, 8 3 जो होगा 24, मतलब ये वैल्यू ऑलमोस्ट 25 के करीब आएगी। सो 75 + 25 वैल्यू है 100, मतलब पी के पास अब ऑरेंजेस 100 हो गए हैं एंड क्यू में से 25 ऑरेंजेस निकल गए जो उसने पी को दे दिए, तो क्यू के पास ऑरेंजेस बचे 80 - 25, ये वैल्यू आएगी 55। मतलब अब पी के पास है 100 ऑरेंज एंड क्यू के पास है 55 ऑरेंजेस। हमें फाइंड करना है पी के पास कितने परसेंट ऑरेंजेस ज़्यादा हैं क्यू से। पी के पास 45 ऑरेंजेस ज़्यादा हैं क्यू से। यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 45 अपॉन क्यू के पास है 55 इंटू 100। ये वैल्यू जाएगी 5 से 9 टाइम एंड ये 11 टाइम। सिंप्लीफाई करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 81.81%। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन जो जो बोल रहा है वो हमें स्टेप बाय स्टेप करना होगा। अगर आप क्वेश्चन के स्टेप को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये है हमारा अगला क्वेश्चन। कोई नंबर ए है, उसका 43.75% किसी दूसरे नंबर बी के 83.33% के इक्वल है एंड बी का 5/6 इक्वल है 87.5% ऑफ सी के। अगर तीनों नंबर्स का एवरेज 1701 है तो हमें बी एंड सी के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। 43.75% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है 7/16 एंड 83.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 5/6 एंड 87.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 7/8। अब क्वेश्चन में हमें बोला है 43.75% ऑफ अ नंबर ए, मतलब ए का 43.75% जिसकी वैल्यू है 7/16, ये वैल्यू इक्वल है 83.33% ऑफ अनदर नंबर बी, बी का 83.33%, मतलब 83.33% का मतलब है 5/6। तो ये हो जाएगा b इंटू 5/6। अगेन 5/6 ऑफ b जो कि ये वैल्यू है इक्वल है 87.5 ऑफ अनदर नंबर c, 87.5%, c इंटू 7/8। यहाँ से अगर आप ए बी और सी के बीच की रेशियो निकालो, ये रेशियो आएगी 16/7, रेशियो ऑफ 6/5, रेशियो ऑफ 8/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली रेशियो होगा 40, 21 एंड 20। इन तीनों की एवरेज वैल्यू है 70/101, मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो होगा 3 इंटू 1701। अगर आप यहाँ से इन तीनों को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 81। 81 की वैल्यू है इतनी। 3 से ये जाएगा 27 टाइम्स एंड 9 से अगर डिवाइड करें ये जाएगा 189 टाइम्स एंड ये जाएगा 3 टाइम्स। 3 से अगेन ये जाएगा 63। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें मिली 63 एंड अगर आप बी एंड सी के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो वो वैल्यू है 1। 1 की वैल्यू है 63, सो यहाँ से बी और सी के बीच का डिफरेंस आएगा 63। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 420 एंड 220। मान लो कोई दो नंबर है x और y। x प्लस वाई हमें दिया गया है 420 एंड x माइनस वाई जो है वो है 220। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू मिलेगी 320 एंड y की वैल्यू मिलेगी 100। अगर बड़े वाले नंबर में से x% को डिक्रीज कर दिया जाए और छोटे वाले नंबर को x प्लस 10% से इंक्रीज कर दिया जाए और फिर उन दोनों वैल्यू को इक्वल किया जाए तो हमें x माइनस 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लो जो वैल्यू है वो है 100%, तो बड़े वाले नंबर जो कि है 320, इसमें से 100% में से x को माइनस किया जा रहा है एंड छोटे वाले नंबर में से x प्लस 10 को ऐड किया जा रहा है, मतलब इंक्रीज किया जा रहा है। ये हो जाएगा 100 प्लस x प्लस 10। ये जीरो से ये जीरो गया, 2 से ये जाएगा 16 टाइम एंड ये जाएगा 5 टाइम। ये हुआ परसेंटेज। ये वैल्यू आएगी कि 1600 माइनस 16x इक्वल
परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1600 माइनस 16x इक्वल 550 प्लस 5x। ये वैल्यू आएगी 1050 इक्वल 21x। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 50। हमें फाइंड करना है x माइनस 15। सो x माइनस 15 की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 15 जो कि होता है 35। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस कितनी इजीली सॉल्व हो रहे हैं। जो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था वो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुभम की मंथली इनकम है 15,000 रुपीज़ एंड उसकी मंथली सेविंग है 9,500। अगर उसकी इनकम को 30% से डिक्रीज कर दिया जाए और उसके मंथली एक्सपेंडिचर को 20% से डिक्रीज कर दिया जाए तो हमें फाइंड करना है कि उसके मंथली सेविंग में कितने परसेंट का डिक्रीज होगा। हमें पता है इनकम इक्वल होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। मंथली इनकम है 15,000 एंड सेविंग है 9,500। यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। यहाँ से एक्सपेंडिचर की वैल्यू आएगी 5,500। अब शुभम की जो इनकम है उसमें 30% का डिक्रीज होता है। अब शुभम की जो इनकम है वो 30% से डिक्रीज होती है, मतलब 10 पे 3 का डिक्रीज, 10 पे 3 कम, मतलब 10 पे 3 का डिक्रीज बचेगा 7/10। सो 15,000 का 7/10 करेंगे तो वैल्यू आएगी 10500, मतलब 10,500। उसके एक्सपेंडिचर में 20% का डिक्रीज होता है। सो ये रहा एक्सपेंडिचर, इसमें 20% का डिक्रीज करेंगे मतलब 5 पे 1 का डिक्रीज, वैल्यू बचेगी 4/5। 5,500 का 4/5 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4,400। यहाँ से हम सेविंग इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो हमें सेविंग मिल जाएगी। सो यहाँ से सेविंग जो निकल के आएगी वो आएगा -4,400 इक्वल 6,100। हमें फाइंड करना है कि ये जो न्यू सेविंग आई है वो पुरानी सेविंग से कितना परसेंट डिक्रीज हुई है। तो यहाँ से डिक्रीज परसेंट होगा 9,500 माइनस 6,100 अपॉन पुरानी सेविंग है 9,500। ये वैल्यू आएगी 3,400 अपॉन 95। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ये वैल्यू आएगी 35.689%, मतलब इसको हम ऑलमोस्ट 36% लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिंपली आपको क्वेश्चन का प्रोसेस फॉलो करते जाना है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट उसके लिए आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी नंबर को पहले 20% से इंक्रीज किया जा रहा है एंड फिर 25% से इंक्रीज किया जा रहा है। फिर ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करने के लिए इंक्रीज करने के बाद ओरिजिनल नंबर में से कितना हमें डिक्रीज करना होगा, मतलब कितनी वैल्यू कम करनी होगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये जो नंबर है उसको हम 100 मान लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस
नंबर को 20% से इंक्रीज किया जाए। अगर आप 100 में 20% इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू आएगी 120। अब ये 120 जो वैल्यू मिली है इसमें हमें 25% इंक्रीज करना है। 120 में अगर हम 25% इंक्रीज करें मतलब 120 में हमें 5/4 से करना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा। ये वैल्यू आएगी 150। अब इस 100 को फाइंड करने के लिए इसमें से हमें कितनी वैल्यू डिक्रीज करनी होगी। सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 150 में से अगर हम 50 को माइनस कर दें तो हमें 100 मिल जाएगा। बट हमें वैल्यू परसेंटेज में फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा ऑप्शन है परसेंटेज में। अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये हो जाएगा 50/150 इंटू 100। ये वैल्यू आएगी 33.33%। मतलब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ए की जो इनकम है वो 44.44% ज़्यादा है बी से, एंड सी की जो इनकम है 27.27% कम है ए और बी के सम से, मतलब ए और बी के इनकम के सम से। अगर ए की इनकम n% कम है सी से तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें पता है 40.44% की वैल्यू होती है 4/9 एंड 27.27% की वैल्यू होती है 3/11। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जो है 44.44% ज़्यादा है बी से, मतलब ए और बी के बीच की रेशियो निकालें तो ए ज़्यादा है 44.44%। मतलब अगर बी 9 हो तो ए होगा 13, बिकॉज 9 का 44.44% इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू 13 आएगी। एंड सिमिलरली सी की जो इनकम है ए और बी की इनकम से 27.27% कम है। ए और बी की कंबाइंड इनकम होगी 22 एंड 22 का 3/11 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 16। मतलब सी की वैल्यू होगी 16। यहाँ से हमें ए बी और सी के बीच की रेशियो मिल गई। ए की इनकम सी से n% कम है, तो हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले कि ए की इनकम सी से कितने परसेंट कम है। ये वैल्यू आएगी 3/16 इंटू 100, मतलब 18.75%। ये वैल्यू होगी एन की। ए सी से कम है 18.75%। सो हमें एन की तो वैल्यू मिल गई, हमें फाइंड करना है एन प्लस 17.25% की वैल्यू। सो 17.25 में 18.75 को ऐड करेंगे, ये वैल्यू आएगी 36। सो सिंपली इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अमन जो है 20% ज़्यादा पॉकेट मनी पाता है अपनी सिस्टर अपूर्वा से, एंड जो अपूर्वा है वो 20% ज़्यादा पॉकेट मनी पाती है अपनी सिस्टर ताशी से। अगर तीनों की पॉकेट मनी मिला दें तो वो अमाउंट इतना हो रहा है। तो हमें फाइंड करना है ताशी को कितनी पॉकेट मनी मिलती है। सबसे पहले अमन एंड अपूर्वा। अमन की पॉकेट मनी 20% ज़्यादा है अपूर्वा से। अगर अपूर्वा की पॉकेट मनी 5 है तो अमन की पॉकेट मनी 6 होगी, एंड अपूर्वा की पॉकेट मनी ताशी से 20% ज़्यादा है। मतलब अगर ताशी 5 पॉकेट मनी लेती है तो अपूर्वा की पॉकेट मनी 6 होगी। अगर हम तीनों के बीच का रेशियो फाइंड कर लें तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों का रेशियो फाइंड करने के लिए हमें दिख रहा है अपूर्वा दोनों में ही कॉमन है, तो इस वैल्यू को हमें सेम करना होगा। इसमें करेंगे 6 से मल्टीप्लाई एंड इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ से अमन, अपूर्वा एंड ताशी के बीच
हमें रेशियो मिले, ये होगा 36, ये वैल्यू आएगी 30 एंड ये हो जाएगा 25। अगर इन तीनों को मिला दें तो ये वैल्यू मिलेगी 91 एंड 91 की वैल्यू दी गई है 5824। 13 से ये जाएगा 7 टाइम, 13 से ये जाएगा 4, 4 8 टाइम, 7 से ये जाएगा 64 टाइम्स। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें मिल गई 64। हमें फाइंड करना है तासी को कितनी पॉकेट मनी मिलती है। सो तासी को जो अमाउंट मिलता है वो 25। सो 25 की वैल्यू हो जाएगी 64 इंटू 25, मतलब 1600। तासी को 1600 पॉकेट मनी मिलती है, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक टीचर इतने अमाउंट को 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करता है, अंजलि, अदिति एंड सृष्टि। अंजलि को सृष्टि से 25% ज़्यादा अमाउंट मिलता है एंड अदिति को सृष्टि से 20% लेस अमाउंट मिलता है। तो हमें फाइंड करना है अंजलि को कितना अमाउंट मिला। सबसे पहले अंजलि एंड सृष्टि के बीच का रेशियो मिल जाएगा। अंजलि सृष्टि से 25% ज़्यादा अमाउंट रिसीव करती है। अगर सृष्टि को 4 अमाउंट मिल रहा है तो अंजलि के हिस्से में 5 होगा। अदिति को 20% लेस अमाउंट मिलता है सृष्टि से। तो अगर हम अदिति एंड सृष्टि के बीच रेशियो देखें, सृष्टि को अगर 5 अमाउंट मिलेगा तो अदिति के हिस्से में 4 आएगा। अगेन हमें इनके बीच का रेशियो फाइंड करना होगा। उसके लिए सृष्टि की वैल्यू को इक्वल करना होगा। इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ से अंजलि, सृष्टि एंड अदिति के बीच की रेशियो हमें मिल जाएगी। ये होगा 25, 20 एंड 16। इन तीनों का सम होगा 61 एंड 61 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 7625। 61 या 61 एंड ये जाएगा 125 टाइम्स। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें मिल गई 125। हमें अंजलि का शेयर फाइंड करना है। तो 25 की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 125, ये वैल्यू आएगी 3125। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सक्सेसिव चेंज। ये कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सक्सेसिव चेंज होता क्या है एंड देन हम सीखेंगे कि सक्सेसिव चेंज को फाइंड कैसे करते हैं। सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है ओवरऑल चेंज। मान लो इनिशियल कोई वैल्यू दी गई है हमें, उसमें अगर x% इंक्रीज कर दिया जाए तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर इसी में y% और इंक्रीज कर दिया जाए तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती है। सो इनिशियल से फाइनल तक जाने में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ओवरऑल चेंज। मतलब इनिशियल वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद हमें फाइनल वैल्यू में कितना चेंज देखने को मिला इनिशियल वैल्यू से, उसको बोलते हैं ओवरऑल चेंज। एंड ये वैल्यू हमें परसेंटेज में फाइंड करनी है। अगर आप ओवरऑल चेंज का फॉर्मूला देखोगे, वो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 एंड ये वैल्यू आती है परसेंटेज में। अगर वैल्यू डिक्रीज आ रही है तो उसको आप नेगेटिव लोगे एंड नेगेटिव के साथ इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको ओवरऑल चेंज मिल जाएगा। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। इसको आप एक और मेथड से कर सकते हो। अगर कोई इनिशियल वैल्यू है
उसको आप पहले x% से इंक्रीज कर रहे हो तो हमें कुछ तो वैल्यू मिलेगी, एंड देन उसको y% से इंक्रीज कर रहे हो एंड फिर उसको z% से इंक्रीज कर रहे हो तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। सो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक जाने के लिए हमें सिंपली इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लेना होगा। कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू समझने से चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। हिमांशु एक पेंटिंग खरीदता है एंड जिस ईयर वो पेंटिंग खरीदता है उसी ईयर उस पेंटिंग का प्राइस 9.09% से इंक्रीज कर जाता है। उसके अगले साल उस पेंटिंग का प्राइस 16.67% से इंक्रीज कर जाता है एंड उसके अगले साल अगेन पेंटिंग का प्राइस 7.14% से इंक्रीज करता है एंड उसके अगले साल मतलब चौथे साल में पेंटिंग की प्राइस 37.5% से इंक्रीज कर जाती है एंड पाँचवें साल में पेंटिंग की प्राइस 33.33% से इंक्रीज करती है। तो हमें फाइंड करना है इन 5 सालों में पेंटिंग की प्राइस कितनी इंक्रीज की है। अगर हम पेंटिंग की फाइनल प्राइस को फाइंड कर लें, इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से करेंगे। इसमें हम मेथड नंबर 2 का यूज़ करेंगे बिकॉज फॉर्मूले से ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड इस क्वेश्चन में जितनी भी परसेंटेज वैल्यूज यूज़ हुई हैं उनको हम इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9.09 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/11। 16.67% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। 7.14% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/14 एंड 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/8 एंड ये तो सबको पता है इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू होगी, उसको हम आई बोल देते हैं। ये वैल्यू पहले साल इंक्रीज होती है, ये वैल्यू इंक्रीज होगी 12/11 के रेशियो में। सेकेंड ईयर में ये इंक्रीज होगी 7/6 के रेशियो में एंड तीसरे साल इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू 15/14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथे साल 11/8 हो जाएगा एंड लास्ट ईयर ये हो जाएगा 4/3। फिर हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 6 से ये जाएगा 2 टाइम, 7 से ये गया 2 टाइम, 2 से ये 2 कैंसिल, 11 से ये 11 कैंसिल, 4 से 8 जाएगा 2 टाइम, 3 से ये जाएगा 5 टाइम्स। यहाँ से हमें इनिशियल एंड फाइनल की रेशियो मिलेगी। ये होगा 2:5। यहाँ से अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालें तो होगा 3/2 इंटू 100। ये वैल्यू आएगी 150%। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब अगला देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक थिएटर में 8700 बॉयज़ हैं एंड ये जो बॉयज़ हैं वो 60% ज़्यादा हैं गर्ल्स से। अगर 36% बॉयज़ एंड 48% गर्ल्स थिएटर छोड़ के चले जाते हैं तो हमें फाइंड करना है कि जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स मूवी देख रहे हैं उनका डिफरेंस क्या है। बॉयज़ गर्ल्स से 16% ज़्यादा हैं, यहाँ से हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशियो मिल जाएगी। अगर गर्ल्स 25 हैं तो बॉयज़ उनसे 60% ज़्यादा मतलब 29 वैल्यू होगी। ये वैल्यू हमें दी गई है 8700। 29 3 जा होता है 87, ये वैल्यू आएगी 300। 1 की वैल्यू हमें मिल गई 300। यहाँ से हम 25 की वैल्यू निकालें, ये होगा 25 इंटू 300 मतलब ये वैल्यू आएगी 7500। अब 8700 में से 36% बॉयज़ थिएटर छोड़ के चले जाते हैं तो थिएटर में 64% बॉयज़ बचेंगे। उसी तरीके से 48% गर्ल्स जो हैं वो थिएटर छोड़ के चली जाती है तो थिएटर में 52% गर्ल्स बचेंगी। 8700 का 64% होगा 64 इंटू 87।
इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मिलेगी 55 एंड 68। ये हमें वैल्यू मिलेगी 7500 का 52% होगा 75 इंटू 52। ये वैल्यू मिलेगी 3900 के इक्वल। थिएटर में इतने बॉयज़ हैं एंड इतनी गर्ल्स हैं, हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। सो 5568 माइनस करेंगे 3900 को, हमें वैल्यू मिलेगी 1668, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं अगले पे। एक फील्ड है रेक्टेंगुलर शेप की और एक गार्डनर है। वो उस रेक्टेंगुलर शेप की फील्ड में जो लेंथ है उसमें 30% इंक्रीज करता है और उसकी ब्रेथ में मतलब उसकी चौड़ाई में वो 50% डिक्रीज कर देता है। जैसे कोई रेक्टेंगुलर शेप की फील्ड है, इसके लेंथ को बढ़ा दिया गया है एंड उसकी ब्रेथ को कम कर दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है सक्सेसिव मेथड एंड इसमें हम सक्सेसिव का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। हमें पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है L इंटू बी। यहाँ पे दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में एंड दोनों क्वांटिटी की पावर 1 है। यहाँ हम सक्सेसिव लगाएंगे एक बार। सक्सेसिव का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 30 माइनस 15 इंटू 30 अपॉन 100। यहाँ पे माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज है। ये इक्वल होगा 15, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल एंड माइनस होगा 4.5। ये वैल्यू आएगी 10.5, वो भी पॉजिटिव। क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई है उसका मतलब है कि एरिया यहाँ पे इंक्रीज करेगी। अगर वैल्यू नेगेटिव आई होती तो एरिया डिक्रीज करती। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। यहाँ हमें एक सिलेंडर दिया गया है एंड उसका रेडियस 40% से इंक्रीज किया जा रहा है एंड उसकी हाइट 30% से डिक्रीज की जा रही है। तो हमें फाइंड करना है कि उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज होगा। हमें पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच के। यहाँ पे आर की पावर 2 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं पाई आर इंटू एच। मतलब हमें यहाँ पे सक्सेसिव 3 बार लगाना होगा एंड आर के साथ हमें 2 बार सक्सेसिव लगाना होगा। सक्सेसिव में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आर है हमारा 40% एंड 40% एंड ये है 30%। ये माइनस के साथ होगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप इन दोनों को एक साथ ले सकते हो या फिर इन दोनों को एक साथ या फिर इन दोनों को एक साथ ले फिर तीसरे के साथ उसका सक्सेसिव लगा के आंसर फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले 40% एंड 40% को लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी एंड 40 इंटू 40 अपॉन 100। ये वैल्यू हो गई 80, ये होगा प्लस 60, यहाँ से वैल्यू मिलेगी 96%। एंड अब इस 96% का हमें इसके साथ सक्सेसिव लेना है। यहाँ से होगा 96% माइनस 30% माइनस 30 इंटू 96 अपॉन 100। ये इक्वल 96, ये वैल्यू आएगी 28.8 एंड उसमें हम 30 को ऐड करेंगे, माइनस होगा 58.8। इसको सॉल्व कर तो हमें वैल्यू मिलेगी 37.2%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप इन दोनों को लेके करते एंड देन इसको लेते तो भी आपको वैल्यू इतनी ही मिलती।
अब हम पहले इन दोनों को लेते हैं एंड देन इसको लेंगे। यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे 40 माइनस 30 माइनस 40 इंटू 30 अपॉन 100। ये वैल्यू होगी 10 माइनस 12 मतलब 2%, वो भी माइनस में। अब इस -2% का हम इसके साथ सक्सेसिव लेंगे, ये हो जाएगा +40 माइनस 40 इंटू 2 अपॉन 100। इसकी वैल्यू होगी 0.8। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 40 माइनस 2.8, ये वैल्यू मिलेगी 37.2%। सो क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप सक्सेसिव में ऑर्डर को चेंज कर देते हो तो आंसर पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक क्यूब है, उसके लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में 50%, 60% एंड 100% इंक्रीज किया जाता है। तो हमें बताना है कि उसके सरफेस एरिया में टोटल इंक्रीज कितने परसेंट का होगा। हमें पता है क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट में इतना इंक्रीज कर दें तो हमें क्यूब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव नहीं लगा सकते, इसको हमें बेसिक से सॉल्व करना होगा। क्यूब की टोटल सरफेस एरिया होती है 6a²। मान लेते हैं इसके जो साइड है वो है 10a, तो तीनों साइड लेंथ 10a होगा, ब्रेथ भी 10a होगा एंड उसकी हाइट भी 10a ही होगी, क्योंकि ये क्यूब है। अब इसमें हम 50% इंक्रीज कर देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 15a। इसमें 60% इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू होगी 16a एंड इसमें हमें 100% इंक्रीज करना है तो ये आएगा 20a। सो जो हमें शेप मिला है उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें मिल गई। इंक्रीज होने के बाद अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, हमें पता है टोटल सरफेस एरिया होता है LB प्लस BH प्लस HL। ये होगा 2 इंटू 15 इंटू 16, a² को हम कॉमन कर लेंगे, प्लस 16 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 20, ये हो जाएगा a² इक्वल, ये होगा 2 इंटू 240 प्लस 320 प्लस 300 एंड a²। इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 860 एंड 860 का डबल हो 720 एंड ये हो जाएगा a²। मतलब इंक्रीज करने के बाद जो टोटल सरफेस एरिया होगी वो होगी 1720 a²। बट हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें इनिशियल टोटल सरफेस एरिया क्या था वो फाइंड करना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² एंड a की वैल्यू है ये, तो इनिशियल टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ से निकालेंगे, ये वैल्यू होगी 6 इंटू a² मतलब 10a का स्क्वायर मतलब 100a², ये वैल्यू होगी 600a²। तो ये इनिशियल टोटल सरफेस एरिया हो गई एंड ये फाइनल टोटल सरफेस एरिया हो गई। यहाँ से हम परसेंटेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज वैल्यू फाइंड करें, ये वैल्यू होगी 1120a² अपॉन इनिशियल वैल्यू 600a² इंटू हो जाएगा 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a² से a² कैंसिल। 1120 में 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 187% के इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलोनी में 40% एम्प्लॉय मैन है एंड जो बचे मतलब 60% एम्प्लॉय हैं वीमेन, एंड जो टोटल में से 60% मैन है वो मैरिड है
एंड टोटल एम्प्लॉय में से 66% एम्प्लॉय मैरिड है। तो हमें फाइंड करना है कि कितने परसेंट वुमेन मैरिड है। सपोज हमारे पास टोटल एम्प्लॉय है 100, 40% मेन है तो मेन की वैल्यू हो जाएगी 40 एंड वीमेन हमारे पास हो जाएगा 60। इस 40 में से 60% मेन जो है मैरिड है। यहाँ से मैरिड मेन निकालें, ये वैल्यू आएगी 14 इंटू 60% मतलब 0.6, ये वैल्यू आएगी 24। 100 में से 66% एम्प्लॉय मैरिड है। सो मैरिड एम्प्लॉय की जो टोटल एम्प्लॉय में से 66% एम्प्लॉय मैरिड है। टोटल एम्प्लॉय है 100, उसमें 66% निकालेंगे, उसका वैल्यू आएगी 66। 66 एम्प्लॉय मैरिड है। मैरिड मेल है 24। यहाँ से मैरिड वुमेन की जो संख्या होगी 66 माइनस 24 मतलब 42। हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ मैरिड वुमेन। तो यहाँ से अगर परसेंटेज फाइंड करें, ये होगा 42, टोटल वुमेन है 60 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से ये जाएगा 7 टाइम्स मतलब 70%। मैरिड फीमेल पे जो संख्या होगी वो होगी 70%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ए की जो मंथली इनकम है वो 22.5% ज़्यादा है बी से, एंड बी जो है अपनी इनकम का 42% सेव करता है और बाकी जो अमाउंट है उसको खर्च कर देता है। ए जो है बी से 25% ज़्यादा सेव करता है। तो हमें फाइंड करना है बी का एक्सपेंडिचर ए का कितना परसेंट है। सबसे पहले ए और बी के इनकम की रेशियो फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए का जो इनकम है वो 22.5% ज़्यादा है बी से। यहाँ से ए और बी के इनकम की जो रेशियो होगी वो होगी 49 एंड 40 की। इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो। ये हो जाएगा 245। बी सेव करता है 42%। 200 का 42% होगा 84 और बाकी अमाउंट को खर्च कर देता है। यहाँ से बी का एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 58%। 200 का 58% निकालेंगे, वैल्यू आएगी 116। ये जो है बी से 25% ज़्यादा सेव करता है। बी सेव करता है 84 मतलब ये जो सेव करेगा वो 84 से 25% ज़्यादा सेव करेगा। यहाँ से अगर हम 84 का 25% ज़्यादा अमाउंट निकालें, इसको 5/4 से करना होगा मल्टीप्लाई। 4 से ये जाएगा 21 टाइम्स एंड 21 5 जाएगा 105। सो ए का जो सेविंग अमाउंट होगा वो होगा 105। यहाँ से ए का एक्सपेंडिचर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ए का अमाउंट एंड उसका सेविंग अमाउंट हमें मिल गया। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर हो जाएगा अमाउंट माइनस सेविंग अमाउंट। 245 में से 105 को माइनस कर तो वैल्यू मिलेगी 140। हमें बताना है कि बी का एक्सपेंडिचर ए के कितने परसेंट के इक्वल है। बी का एक्सपेंडिचर है 116, ए का एक्सपेंडिचर है 140 इंटू 100, तो हमें परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। ये एक जीरो से ये जीरो ख़त्म, ये जाएगा 7 टाइम एंड ये जाएगा 5 टाइम, ये वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 83% के इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये है अगला एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी नंबर का 80% किसी दूसरे नंबर के 7/5 के इक्वल है। अगर उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 90 है तो हमें बड़े वाले नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लेते हैं पहला जो नंबर है वो है ए, तो 80% ऑफ ए इक्वल होगा 7/5 एंड दूसरे नंबर को हम बी मान लेते हैं। 80% की वैल्यू होगी 4/5 इंटू ए इक्वल 7/5 इंटू बी। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा,
ए एंड बी के बीच की रेशियो हमें मिल जाएगी 7 एंड 4। इनके बीच का डिफरेंस है 3 एंड 3 की वैल्यू हमें दी गई है 90। यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। सो 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 30 210, जो कि बड़े वाले नंबर की वैल्यू होगी। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हिना जो है वो 210 मार्क्स स्कोर करती है अकाउंटेंसी में एंड 70% मार्क्स स्कोर करती है इकोनॉमिक्स में, एक्स मार्क्स स्कोर करती है स्टैटिस्टिक में एंड तीनों पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 250। हिना तीनों सब्जेक्ट को मिला के जो ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स है वो है 80%। तो हमें फाइंड करना है कि हिना स्टैटिस्टिक में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। सबसे पहले अकाउंटेंसी, सेकंड है इकोनॉमिक्स एंड तीसरा है स्टैटिस्टिक। अकाउंटेंसी में है 210 मार्क्स, इकोनॉमिक्स में है 70% मार्क्स एंड ये 70% होगा 250 का। सो ये हो जाएगा 70% ऑफ 250, ये वैल्यू आएगी 175 के इक्वल एंड स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स हैं एक्स। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तीनों पेपर को मिला के वो हो जाएगा 250 प्लस 250 प्लस 250 मतलब 750 एंड हिना को मिले 80% मार्क्स। तो 750 का 80% निकालेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये वैल्यू आएगी 600 के इक्वल। हिना को तीनों पेपर में मिला के 600 मार्क्स मिले हैं एंड दो पेपर की वैल्यू हमें पता है कि उसने कितना स्कोर किया है। तो तीसरे पेपर का हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से x इक्वल होगा 600 माइनस 210 प्लस 175। ये इक्वल है 600 माइनस 385 इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी 215, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार और समझ लेते हैं। हिना ने अकाउंटेंसी में 210 मार्क्स स्कोर किए एंड इकोनॉमिक्स में 70% मार्क्स और ईच पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 250 है। तो यहाँ से इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसको हम फाइंड कर सकते हैं। वो वैल्यू आएगी 175। अब तीनों पेपर का मैक्सिमम मार्क्स पता है तो हम यहाँ से टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं एंड हिना ने टोटल मार्क्स में से 80% स्कोर किया। तो हमें ये पता चल गया कि हिना ने कितना स्कोर किया है। हमें हिना के दो सब्जेक्ट के मार्क्स पता है एंड टोटल मार्क्स पता है, फाइंड किए जो उसे मिले हैं। तो यहाँ से हम इजीली तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड कर सकते हैं जो होगा 215। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। ये रूल वहाँ अप्लाई होता है जहाँ दो वैल्यूज़ के प्रोडक्ट करने से हमें तीसरी वैल्यू मिलती है। जैसे प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर, जैसे स्पीड इंटू टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस। मान लो प्राइस है 40 रुपीज़ पर केजी एंड जो कंजप्शन है वो है 10 केजी। यहाँ से एक्सपेंडिचर हमारा आएगा 400। अगर हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है एंड प्राइस को डिक्रीज करना है तो हमें कंजप्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना होगा। अगर प्राइस को हम 20 रुपीज़ पर केजी कर दें एंड एक्सपेंडिचर हमें उतना ही रखना है तो कंजप्शन हमें बढ़ाना होगा 20 केजी, तब जाके हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर हम प्राइस की रेशियो निकालें तो ये रेशियो आएगी 2/1 की एंड अगर हम कंजप्शन की रेशियो निकालें इसकी रेशियो आएगी 1:2। मतलब ये रूल ये कहता है
एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा उस केस में प्राइस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर कंजप्शन हमारा कांस्टेंट है उस केस में प्राइस जो होगा वो एक्सपेंडिचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर प्राइस हमारा कांस्टेंट है उस केस में कंजप्शन एक्सपेंडिचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व होते हैं। बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, अगर इस स्पीड से हम 2 घंटे चलें तो डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा 40 किलोमीटर का। अगर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम 2 घंटे चलें तो हम 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। यहाँ हमारा टाइम कांस्टेंट है दोनों ही केस में। अगर आप स्पीड की रेशियो निकालो, ये इक्वल होगा 1:2 के। अगर डिस्टेंस की रेशियो निकालें तो ये भी रेशियो आएगी 1:2 की। मतलब यहाँ पे स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई उस केस में टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। शुगर के प्राइस को 12.5% से इंक्रीज किया जाता है एंड उसके कंजप्शन में 0.09% का डिक्रीज किया जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का चेंज होगा। यहाँ से हम प्राइस की रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हैं। शुगर के प्राइस की रेशियो होगी 8:9, क्योंकि 8 पे 1 को इंक्रीज करेंगे तो 9 वैल्यू आएगी। 9.09% की वैल्यू होती है 1/11। यहाँ से हमें कंजप्शन की रेशियो मिल जाएगी। कंजप्शन 11 से डिक्रीज होकर 10 हो जाएगा। हमें पता है प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर। यहाँ से हमें एक्सपेंडिचर की रेशियो मिलेगी 88 एंड 90। यहाँ से हम परसेंटेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये होगा 2/88 इंटू 100। 4 से ये जाएगा 22 टाइम्स एंड 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स। ये वैल्यू आएगी 25/11। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी 2.272%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डीजल। अगर डीजल के प्राइस में 46.66% का इंक्रीज किया जाता है तो उसके कंजप्शन में कितना डिक्रीज करें कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। हमें पता है प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इस केस में प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/कंजप्शन के। मतलब प्राइस की जो रेशियो आएगी उसका इनवर्स कंजप्शन की रेशियो होगी। 46.66% की वैल्यू होती है 7/15। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो कि फ्रैक्शन से परसेंटेज एंड परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होता है। अगर हम प्राइस की रेशियो निकालें, ये रेशियो होगी 15 एंड 22 की। यहाँ से हमें कंजप्शन की रेशियो मिल जाएगी, ये हो जाएगा 22:15। नाउ वी कैन इजीली फाइंड परसेंटेज। यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे कंजप्शन में कितना डिक्रीज करना है। जाएगा 7/22 इंटू 100। 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स एंड ये जाएगा 50 टाइम्स। ये वैल्यू आएगी 350/11 एंड इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 31.81%, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। एथेनॉल के प्राइस में 25% का रिडक्शन किया जाता है, मतलब उसके प्राइस में इतने परसेंट की कमी की जाती है। अगर खरीदार जो है
वो 192 में 8 लीटर ज़्यादा एथेनॉल अगर खरीदार 192 रुपीज़ में 8 लीटर ज़्यादा एथेनॉल खरीद पा रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि एथेनॉल की ओरिजिनल प्राइस पर लीटर में क्या होगी। एथेनॉल के प्राइस में 25% रिडक्शन किया जाता है। यहाँ से हमें प्राइस की रेशियो मिल जाएगी। पहले प्राइस 4 थी एंड 25% रिड्यूस करने के बाद ये वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर वो 192 रुपीज़ में एथेनॉल खरीदता है, यहाँ से हमें 1 की वैल्यू मिली, 3 से ये जाएगा 64 टाइम्स एंड 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 64 मतलब 256। प्राइस कम करने से पहले वो उतने ही चीज़ों को इतने में खरीद सकता था एंड प्राइस कम करने के बाद उसे 192 में 8 लीटर ज़्यादा एथेनॉल मिलता है। इनके बीच का डिफरेंस है 64 एंड 64 रुपीज़ में उसे 8 लीटर ज़्यादा एथेनॉल मिलता है। तो 1 लीटर की वैल्यू हमें मिल जाए 8 रुपीज़ पर लीटर। अभी उसने 192 रुपीज़ में जितना सामान खरीदा, अगर वो पहले का प्राइस देता तो उसे इतना पे करना पड़ता। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल दें तो हमें मिल जाएगा एक्स्ट्रा 8 लीटर की वैल्यू, कि मतलब 8 लीटर उसने कितने रुपीज़ में खरीदा था। यहाँ से हम 1 लीटर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो होगा 8 रुपीज़ पर लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अमन की जो सेविंग है वो उसके एक्सपेंडिचर का 40% है। अगर उसकी इनकम 20% से डिक्रीज कर जाती है और उसकी सेविंग 25% से इंक्रीज कर जाती है, तो उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। हमें पता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इक्वल होता है इनकम। अमन की सेविंग 40% ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। यहाँ से हम सेविंग और एक्सपेंडिचर की रेशियो निकाल सकते हैं, जो होगा 2 एंड 5। यहाँ से हमें इनकम मिलेगा 7। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 100 एंड ये हो जाएगा 140। अगर अमन के इनकम में 20% डिक्रीज कर दिया जाए तो हमें वैल्यू मिलेगी 28 इंटू 4 इक्वल 112। अगर उसकी सेविंग को 25% से इंक्रीज कर दें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 50। सेविंग मिल गई एंड इनकम मिल गई। यहाँ से हम एक्सपेंडिचर इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा 62। हमें इनिशियल एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर मिल चुका है, तो यहाँ से हम परसेंटेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। 100 माइनस 62 38 अपॉन 100 इंटू 100। यहाँ से हमें 38% वैल्यू मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। एक कंपनी में नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स की जो रेशियो है वो है 9:5। अगर टोटल एम्प्लॉय इतने हैं एंड उसमें से 40% एम्प्लॉय कंपनी छोड़ देते हैं, तो हमें फाइंड करना है कि कंपनी में प्रेजेंट में जो मेल और फीमेल है उनके बीच का डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मेल एंड फीमेल की रेशियो दी गई है, जो है 9:5। टोटल एम्प्लॉय है 7,560। उसमें से 40% एम्प्लॉय कंपनी छोड़ देते हैं, तो बचे हुए एम्प्लॉय हैं 60%। यहाँ से हमें रिमेनिंग एम्प्लॉय की वैल्यू निकालें तो होगा 60% ऑफ 7,560। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल एंड एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। 6 6 जो होगा 36 एंड 30 प्लस 6 36, 42 प्लस 3 45। देखो कंपनी से अगर 40% एम्प्लॉय चले जाते हैं तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेशियो हमेशा सेम रहेगी। हमें रेशियो दी गई है मेल और फीमेल की, इसकी वैल्यू 14 एंड 14 की वैल्यू हमें ये दी गई है। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं।
14 से ये हो जाएगा 3 एंड 2 4। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें मिल गई 324। हमें फाइंड करना है इनके बीच का डिफरेंस है 4। तो यहाँ से 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 324। 24 4 जो होता है 96, ये हो जाएगा 1296, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। टोटल स्टूडेंट 2650। बॉयज़ जो है 12% ज़्यादा हैं गर्ल्स से, और 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले छात्रों की संख्या जो है 12.5% कम है। अगर 685 गर्ल्स 14 वर्ष से कम की एज की हैं, तो कितने बॉयज ऐसे हैं जो 14 ईयर से ज़्यादा एज के हैं? सबसे पहले टोटल स्टूडेंट है 2650। बॉयज़ जो है 12% ज़्यादा हैं गर्ल्स से। यहाँ से हमें गर्ल्स और बॉयज़ के बीच की रेशियो मिल जाएगी। सो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो होगी 28 25। इनको ऐड करने पर वैल्यू मिलेगी 53, एंड 53 की वैल्यू है 2650। 53 से ये जाएगा 5 टाइम्स, मतलब 50 टाइम्स। यहाँ से बॉयज़ हो जाएंगे इंटू 50 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 40 100। 25 इंटू 50 करेंगे तो गर्ल्स की वैल्यू है 1250। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। यहाँ से हमें 14 ईयर से एबव जो स्टूडेंट है वो 12.5% कम है। सो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1400 इंटू 8/7। ये वैल्यू आएगी 1600। अब 14 ईयर से जो कम स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। टोटल स्टूडेंट है 2650 माइनस करेंगे 1600, ये वैल्यू आएगी 1050। अब हम बॉयज़ की वैल्यू निकालेंगे जो 14 ईयर से कम है। अगर हम इसमें से गर्ल्स की वैल्यू को माइनस कर दें जो 14 ईयर से कम है, तो हमें 14 ईयर से कम वाले बॉयज़ की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी 1050 माइनस 685, ये हो गए 365 के इक्वल। अब 14 ईयर से एबव के जो बॉयज़ हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस बॉयज़ बिलो 45, ये इक्वल होगा 1035 के। हमें फाइंड करना था कितने बॉयज़ ऐसे हैं जो 14 ईयर से कम हैं। सो उनकी संख्या 1035। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंकज की सेविंग 68% कम है उसके इनकम से। अगर उसकी इनकम को 17.5% से डिक्रीज कर दिया जाए एंड सेविंग को 25% से इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमें फाइंड करना है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने करा है। हमें पता है इनकम इक्वल होता है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर के। पंकज की सेविंग 68% लेस देन है उसके इनकम से। सो इस लाइन से हमें पंकज के इनकम एंड सेविंग के बीच की रेशियो मिल जाएगी। अगर इनकम को हम 100 लें, सेविंग इनकम का 68% लेस है, तो सेविंग की वैल्यू 32 हो जाएगी एंड एक्सपेंडिचर हमारा 68 होगा। इसको हम 200 कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो। ये भी डबल हो जाएगा एंड ये भी डबल हो जाएगा। अगर उसके इनकम को 17.5% से डिक्रीज किया जाए तो ये डिक्रीज होगा 17.5% का मतलब है 35/200। इसका 35% निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 35। 200 माइनस 35 करेंगे तो वैल्यू आएगी 165। अब उसकी सेविंग में 25% इंक्रीज किया जाए। सेविंग है 64, इसमें 25% का इंक्रीज करना है तो ये वैल्यू इंटू 5/4 के इक्वल होगी। ये वैल्यू आएगी 80। अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। सो एक्सपेंडिचर होगा 85। हमें पंकज की न्यू इनकम, उसकी न्यू सेविंग एंड न्यू एक्सपेंडिचर मिल गया। उसके एक्सपेंडिचर का परसेंटेज फाइंड करना है।
सो क्लियरली एक्सपेंडिचर तो डिक्रीज हो रहा है। 136 माइनस 85, तो वैल्यू हमें 51 मिलेगी। यहाँ से अगर हम परसेंटेज निकालें, ये वैल्यू की 51 अपॉन 136 इंटू 100, 17 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 17 से ये जाएगा 8 टाइम्स, 8 से ये जाएगा 12.5 टाइम्स, मतलब ये वैल्यू आएगी 37.5%, जो कि क्लियरली ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन हमें पीछे भी किया है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 28% ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से, एंड बॉयज़ की संख्या है 275। अगर 40% बॉयज़ एंड हाफ गर्ल्स, मतलब 50% गर्ल्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो हमें फाइंड करना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम में पास होते हैं। सबसे पहले गर्ल्स एंड बॉयज की रेशियो फाइंड करते हैं, जो हमें पहली लाइन से मिलेगी। गर्ल्स की संख्या 28% ज़्यादा है बॉयज से। 28% का मतलब है 7/25। अगर बॉयज 25 हैं तो गर्ल्स 28% ज़्यादा, मतलब 32। हमें बॉयज़ की संख्या दी गई है, सो इस 25 की वैल्यू है 275। 25 से ये जाएगा 11 टाइम्स, एंड यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ये वैल्यू आएगी 352 के इक्वल, मतलब गर्ल्स हैं 352, बॉयज़ हैं 275। 40% बॉयज़ तो फेल हो जाते हैं, तो पास होते हैं 60% बॉयज़। तो 275% का 60% निकालें तो इसको हमें 3/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से ये जाएगा 55 टाइम्स, 55 3 होगा 165। अब आधी गर्ल्स जो हैं वो एग्जाम में फेल हो जाती हैं, तो आधी गर्ल्स पास होंगी, मतलब इसका 50% जो गर्ल्स होंगी वो पास होंगी। सो 50% का मतलब हाफ, इसकी हाफ वैल्यू हो जाएगी 176। इतनी गर्ल्स पास हुई हैं और इतने बॉयज़ पास हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालें तो गर्ल्स की संख्या है 352 एंड बॉयज़ हैं 275। इसको ऐड करने पर वैल्यू होगी 627, एंड टोटल पास स्टूडेंट की संख्या निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगी 176 प्लस 165। इसको ऐड कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 341। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। 341 अपॉन 627 इंटू 100, 11 से ये जाएगा 31 टाइम्स, एंड 11 से ये जाएगा 57 टाइम इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 5 या 25 होगा, मतलब 5 से ये जाएगा एंड देन ये जाएगा 4 से एंड 0.4, मतलब 54.4% जो स्टूडेंट हैं वो एग्जामिनेशन में पास होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन का 50%, एम के 25% से 26 ज़्यादा है। अगर एन एम से 31.25% ज़्यादा है तो हमें एम और एन के बीच की रेशियो फाइंड करनी है। इस वाली लाइन से हमारे आंसर मिल जाएगा। इस वाली लाइन में लिखा है एन जो है एम का 31.25% ज़्यादा है। ये हो जाएगा 31.25% ऑफ एम। इसकी वैल्यू होती है 5/16। ये हो जाएगा 1 प्लस 5/16 इंटू एम। यहाँ से एन अपॉन एम की रेशियो आएगी 21/16, बट हमें क्वेश्चन में एम अपॉन एन की रेशियो पूछी गई है। ये वैल्यू हो जाएगी 16/21 एम एंड एन की रेशियो, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 33.33% डिक्रीज कर दिया जाए एंड उसके डिनोमिनेटर में 40% इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमें न्यू फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी एंड जो पुराना वाला फ्रैक्शन है वो ये है। सो फ्रैक्शन हमें दिया गया है 12/25। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 12 में 33.33% का डिक्रीज करें, सो इसको हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 25 में 40% इंक्रीज करें तो 40% की वैल्यू होती है 2/5, इंक्रीज करेंगे ये हो जाएगा 7/5। सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 एंड नीचे 5 से ये जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 35। सो न्यू फ्रैक्शन आएगा 8/35 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 में टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 9000। नेक्स्ट ईयर मेल की जो पॉपुलेशन है वो 40% इंक्रीज हो जाती है एंड फीमेल की पॉपुलेशन जो है 10% डिक्रीज हो जाती है एंड इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद टाउन की पॉपुलेशन 9600 होती है। तो हमें फाइंड करना है कि टाउन में नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 2023 में। मान लेते हैं मेल्स जो हैं वो x हैं। यहाँ से फीमेल की वैल्यू मिलेगी 900 जो कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है माइनस x। नेक्स्ट ईयर मेल की पॉपुलेशन में 40% इंक्रीज किया जाता है, तो मेल की पॉपुलेशन हमने x माना है। x में 40% इंक्रीज करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1.4x एंड फीमेल की पॉपुलेशन में 10% डिक्रीज हुआ है। अगर इसमें हम 10% डिक्रीज कर दें, ये वैल्यू 0.9 इंटू 9000 माइनस x, इन दोनों का सम 9600 के इक्वल होगा। सो यहाँ से 1.4x प्लस 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 में, ये हो जाएगा 8100 माइनस 0.9x इक्वल 9600। इसमें से इसको माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 0.5x। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगी 1500। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 3000। सो टाउन में मेल्स की जो संख्या हुई वो होगी 3000 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। करेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चन जिसका कॉन्सेप्ट सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इसमें क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्शन जो है वो दो लोगों के बीच होगा। इलेक्शन के टाइम पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं एंड जो लोग वोट देने जाते हैं उनको हम बोलते हैं वोट कास्ट, मतलब जितने वोट दिए गए हैं। एंड जितने लोग वोट देने नहीं जाते उनको हम बोलते हैं नॉन कास्ट। अब जितने लोग वोट दिए हैं उनमें से कुछ वैलिड होते हैं एंड कुछ इनवैलिड हो जाते हैं। इनवैलिड का मतलब है कुछ वोट वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि विनिंग कैंडिडेट जो होता है उसको हमेशा वैलिड वोट मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन होता है। एक कैंडिडेट है जेड, उसको डाले गए वोटों में से 58% वोट मिले हैं एंड वो 240 वोट से जीत जाता है। यहाँ पे हमें कंसीडर करना है कि सभी वोटर्स अपना वोट डालते हैं एंड यहाँ पे कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है। तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। मान लेते हैं टोटल वोटर्स जो है वो है 100%। 100% में से जेड को मिलते हैं 58%। बचा यहाँ 42% जो हारे हुए कैंडिडेट को मिलता है। जेड जो है 240 वोट से जीत जाता है। ये जो अमाउंट है 240
वो विनिंग कैंडिडेट एंड जो हारा है उस कैंडिडेट के बीच का डिफरेंस है। सो इनके बीच का डिफरेंस है 16% का। इसकी वैल्यू हो जाएगी 240। यहाँ से हम 1% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 15। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। सो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है 100%। यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की वैल्यू मिलेगी 1500, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इलेक्शन से रिलेटेड है। दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन होता है, उसमें से 10,000 वोटर्स जो हैं वो वोट डालने नहीं जाते हैं, एंड जितने लोग वोट देने जाते हैं उसमें से 75% लोग का जो वोट है वो वैलिड है। विनिंग कैंडिडेट इतने वोट से जीत जाता है एंड हारे हुए को 80% टोटल वोट का मिलता है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड करने हैं। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है 100x। इसमें से 10,000 वोटर्स वोट देने नहीं जाते हैं एंड 75% वोट जो है वो वैलिड है। यहाँ से जितने लोग वोट देने जाएंगे उनकी संख्या हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये होगा 100x माइनस 10,000। अब जितने लोग वोट देते हैं उसमें से 75% वोट्स वैलिड है। सो इतने लोग वोट दिए हैं, इसका 75% होगा 75x माइनस 7500। यह है वैलिड वोट्स की संख्या। अब इसमें से लूजर को मिलता है टोटल वोट का 80%। सो 100x का 80% होगा 18x। लूजर को मिलेगा 18x। एंड जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 2250 वोट ज़्यादा मिलते हैं लूजर से। सो लूजर का वेट है 18x। इससे 2250 वोट ज़्यादा मिलते हैं विनिंग कैंडिडेट को। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये भी है वैलिड वोट्स एंड ये भी है वैलिड वोट्स, तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ से होगा 75x माइनस 7500 इक्वल 18x प्लस 18x 36x। ये होगा 36x प्लस 2250। इसमें से इसको माइनस करें तो हमें वैल्यू मिलेगी 39x एंड ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये इक्वल होगा 9750 के। 13 से ये जाएगा 3 टाइम एंड ये जाएगा 750। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी 250। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 100x। यहाँ से 100x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अकाय अपनी मंथली इनकम का 37.5% ईएमआई में खर्च कर देता है एंड उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से 20% एजुकेशन में खर्च करता है। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से 28.5% फूड में खर्च करता है। इन सब के बाद फाइनली उसके पास 6300 रुपीज बचता है। तो हमें फाइंड करना है अकाय ने अपने ईएमआई में कितना अमाउंट खर्च किया। मान लेते हैं इसकी टोटल इनकम है x। हमें पता है 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। 20% का मतलब है 1/5 एंड 28.56% का मतलब है 2/7। टोटल अमाउंट का 3/8 पार्ट खर्च हो गया है। बचा हुआ अमाउंट होगा 5/8 ऑफ टोटल अमाउंट। अब ये जो अमाउंट बचा है
उसका 1/5 एजुकेशन में खर्च हो जाता है। तो इसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो होगा 4/5। अब ये वाला जो अमाउंट है उसका 2/7 पार्ट फूड में खर्च होता है। तो इसका जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो बचेगा 5/7, क्योंकि 7 में से 2 तो खर्च हो गया, बचा 5। एंड ये इक्वल होगा 6300 के, क्योंकि इन सब को खर्च करने के बाद उसके पास अमाउंट 6300 रुपीज बचता है। सो सिंपली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, हम x की वैल्यू मिलेगी। तो सिंपली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। 5 से ये जाएगा 5 टाइम, 5 से ये जाएगा, 4 से ये जाएगा 2 टाइम, 5 से ये जाएगा 12, 60। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 14 इंटू 12, 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17,640। बट हमें फाइंड करना है कि उसने अपने ईएमआई में कितना अमाउंट खर्च करा। ये है टोटल इनकम। ईएमआई में खर्च होता है टोटल इनकम का 3/8 पार्ट। तो ये हो जाएगा टोटल इनकम का 3/8 पार्ट। 8 से ये जाएगा 2205 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 6615, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दो टेबल के प्राइस की जो रेशियो है वो है 5:7। अगर फर्स्ट टेबल के प्राइस में 25% इंक्रीज कर दिया जाए एंड सेकेंड टेबल के प्राइस में 40 रुपीज इंक्रीज कर दिया जाए, तब ओरिजिनल रेशियो सेम रहता है। तो हमें फाइंड करना है सेकेंड टेबल का ओरिजिनल प्राइस क्या था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे चीज़ों को फॉलो करेंगे। सपोज पहला जो टेबल है वो T1 है एंड सेकेंड टेबल T2 है। इनके बीच की रेशियो है 5:7। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 20 एंड ये 28। इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले टेबल के प्राइस में 25% इंक्रीज किया जाता है। सो इसमें हम 25% का इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू 25x मिलेगी। एंड सेकेंड टेबल के प्राइस में 14 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है तो ये हो जाएगा 28x प्लस 14। इतना करने के बाद इनके बीच की रेशियो पहले जितनी ही है। अगर हम इन दोनों की रेशियो लें 25x माइनस 28x प्लस 14 इक्वल है 5/7 के। 5 से ये जाएगा 5 टाइम्स, 7 से ये जाएगा 4 टाइम्स एंड ये 2 टाइम। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 5x इक्वल 4x प्लस 2। x की वैल्यू मिली 2। हमें सेकंड टेबल का ओरिजिनल प्राइस चाहिए। सेकंड टेबल का प्राइस है 28x, इसकी वैल्यू आएगी 56, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक टाउन की पॉपुलेशन एवरी ईयर 40% से डिक्रीज हो रही है। अगर टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है तो हमें फाइंड करना है कि 3 साल पहले उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी। मान लेते हैं 3 साल पहले टाउन की पॉपुलेशन थी x। 40% की वैल्यू होती है 2/5। x में अगर 40% डिक्रीज किया जाए बचेगा 60% पॉपुलेशन, मतलब 3/5। अगेन नेक्स्ट ईयर 3/5 एंड उसके अगले साल 3/5। ये इक्वल है 11,880 के। 9 से ये जाएगा 1300
30 टाइम्स, अगेन 3 से इसको डिवाइड करेंगे 440 टाइम्स। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी 125 इंटू 440। 125 4 जाओगा 500 एंड 500 इंटू 11 ये हो जाएगा 55 एंड मतलब 55,000। सो 3 साल पहले टाउन की जो पॉपुलेशन होगी 55,000 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब अगले पे चलते हैं। करण किसी एग्जाम में 30% मार्क्स स्कोर करता है, बट 30% मार्क्स स्कोर करने के बाद 45 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर एग्जाम में पास होने के लिए 45% मार्क्स चाहिए तो हमें फाइंड करना है कि टोटल मार्क्स कितना है। करण जो है 30% मार्क्स पाता है, बट वो 45 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर उसको 45 मार्क्स और दे दिया जाए तो वो एग्जाम में पास हो जाएगा। मतलब अगर 30% में हम 45 मार्क्स को ऐड कर दें तो ये मार्क्स पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएगा, जो कि है 45% के इक्वल। यहाँ से हमें 50% की वैल्यू मिलेगी 45 एंड 1% की वैल्यू मिलेगी 3 के इक्वल। बट हमें टोटल मार्क्स चाहिए एंड टोटल मार्क्स जो है वो होता है 100%। 100% की वैल्यू आएगी 300। सो इस एग्जाम के लिए टोटल मार्क्स है 300, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक एग्जामिनेशन में 50% स्टूडेंट जो है वो डिस्टिंक्शन के साथ पास होते हैं। 23% स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं एंड 40% जो स्टूडेंट हैं वो सेकंड डिवीजन पास होते हैं। अगर रिमेनिंग स्टूडेंट 96 हैं जो फेल हो जाते हैं तो हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो डिस्टिंक्शन के साथ पास होते हैं, मतलब बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होते हैं। देखो टोटल स्टूडेंट तो 100% होंगे, ये हम सपोज करते हैं। इसमें डिस्टिंक्शन के साथ 50% स्टूडेंट पास होते हैं। फर्स्ट क्लास 23% स्टूडेंट पास होते हैं। सेकंड क्लास 40% स्टूडेंट पास होते हैं। इन तीनों का सम है 52%। सो जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो है 48%। 48% की वैल्यू हमें दी गई है 96। यहाँ से हमें 1% की वैल्यू मिलेगी 2 एंड अगर हम 50% की वैल्यू निकालें इसकी वैल्यू आएगी 30। मतलब 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ पास होते हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कमीशन। जैसे कंपनियां सेल्समैन को हायर करती हैं और जितनी सेल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग सेल्समैन को कमीशन दिया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है 500 रुपये का एंड इस पे सेल्समैन को 5% का कमीशन मिलता है। अगर सेल्समैन 12,000 की सेल करेगा तो 12,000 का 5% होगा 600। अगर कोई सेल्समैन 12,000 की सेल करता है तो उसको 600 कमीशन मिलेगा एंड बाकी अमाउंट जो होगा 11,400 वो कंपनी को रिटर्न कर देगा। अगर वो 9,000 की सेल करता है तो 9,000 का 5% होगा 450 रुपये एंड बाकी अमाउंट को वो कंपनी को रिटर्न करेगा। सो 9,000 में से 450 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 8,550 रुपये। अगर सेल्समैन 20,000 की सेल करता है इस पे सेल्समैन को 1,000 का कमीशन मिलेगा एंड 19,000 रुपीज़ वो कंपनी को रिटर्न करेगा। सो ये होता है कमीशन का कॉन्सेप्ट। बट कभी कभी कंपनियां टारगेट के ऊपर सेल करने से कमीशन देती हैं। जैसे मान लो 0 से 10,000 तक की सेल करने पे
आपको 5% का कमीशन मिलेगा। बट अगर आप इससे ज़्यादा की सेल करते हो तो आपको 5% तो मिलेगा ही, प्लस आपको 3% और मिलेगा बोनस के तौर पे। तो सेल्समैन 20,000 की सेल करता है, सो 10,000 का 5% होगा 500, एंड बाकी जो 10,000 है उस पे उसको 8% का कमीशन मिलेगा। सो ये हो जाएगा प्लस 8% ऑफ 10,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 प्लस 800, मतलब 1300। सो यहाँ पे वैल्यू होगा 18,700 रुपीज़, वो कंपनी को रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर वो 30,000 की सेल करे तो पहले 10,000 पे तो उसको 5% का ही कमीशन मिलेगा, तो उसके लिए तो 500 रुपीज़ ही होंगे। बट बाकी जो 20,000 है उस पे उसको 8% का कमीशन मिलेगा। 8% ऑफ 20,000, ये हो जाएगा 1,600 प्लस 500, 2,100। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कंपनी को जो रिटर्न करने का जो अमाउंट है वो होगा 27,900। सो ये कमीशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। एक सेल्समैन अपने असिस्टेंट को 12,000 की सेल पे 12.5% कमीशन देता है, एंड 12,000 से ज़्यादा सेल करने पे उसको 6% का कमीशन मिलता है। अगर असिस्टेंट की टोटल अर्निंग 2,700 है तो हमें फाइंड करना है उसने टोटल सेल कितने की करी। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो सबसे पहले 12,000 का 12.5% निकालेंगे, इंटू 1/8 करेंगे। 15/8 जो होता है 120, ये हो जाएगा 1,500। सो 12,000 की सेल पे उसको कमीशन मिला 1,500 का, बट उसका टोटल कमीशन है इतना। सो बचा हुआ कमीशन कितना बचेगा, 2,700 माइनस 1,500 करेंगे तो हमें 1,200 वैल्यू मिलेगी। मतलब 12,000 से ज़्यादा की सेल पे उसको 1,200 का कमीशन मिलता है। अगर एक्स अमाउंट पे उसको 6% का कमीशन मिलता है जो है 1,200 के इक्वल, ये 6 से जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 20,000। 20,000 की सेल पे उसको 1,200 का कमीशन मिलेगा, एंड पहले उसने 12,000 की सेल करी थी, एंड पहले उसने 12,000 का सेल करा था। सो टोटल सेलिंग अमाउंट होगा 32,000 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एक सेल्समैन को टोटल सेल का 60% कमीशन मिलता है, एंड इतने से ज़्यादा के सेल पे उसको 3% का बोनस मिलता है। मतलब 60% तो मिलेगा ही, उसके बाद उसको 3% का और कमीशन मिलेगा। मतलब इतने के सेल पे उसको 90% का कमीशन मिलता है। अगर सेल्समैन की टोटल अर्निंग इतनी है तो हमें फाइंड करना है कि उसने टोटल सेल कितने की। पहले तो 18,500 पे 60% कमीशन लेता है। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 16 5 जा 80, 16 8 जा 128, प्लस 8 136, 16 प्लस 13 मतलब 29। इतने की सेल पे उसको इतना कमीशन मिला। उसकी टोटल अर्निंग है 15,595 रुपीज़। सो अगर हम 15,595 में से 2,960 को माइनस करें तो हमें इतने से ऊपर के सेल पे जो कमीशन मिलता है वो अमाउंट मिल जाएगा।
ये वैल्यू आएगी 12,635। इतने से ऊपर के सेल पे उसको इतने रुपीज़ का कमीशन मिलता है, एंड इतने के ऊपर के सेल पे उसको 3% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। पहले था 16% एंड उसमें 3% ऐड करेंगे तो कमीशन होगा 90%। सो किसी वैल्यू का 90% कमीशन मिलता है वो इक्वल है 12,635 के। 19 से ये जाएगा 6 टाइम एंड अगेन 6 एंड ये हो जाएगा 5। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 66,500 रुपीज़। हमें फाइंड करना है टोटल सेल। पहले उसने इतने का सेल किया था, अब उसने इतने का सेल किया, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ये प्लस ये। इसको करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 0 0 0 एंड 5 8, मतलब टोटल सेल हो जाएगा 85,000 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। आई होप अब तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस एक वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कर सकूं। आई होप मेरी ये कोशिश आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।